हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसमें हम एओएस डील करने वाले हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताने वाले हैं आपको, जिसका नाम है फेरोसिन। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का कैटेगरी का है और उसमें भी मेटेलोसिन नाम का एक कैटेगरी है, उससे ये बिलोंग करता है फेरोसिन। फेरोसिन का बच्चों दो तरह का फॉर्म होता है, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे तो एक उसका होता है इक्विलिब्रियम फॉर्म और एक होता है स्टेगर्ड फॉर्म। अब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म कैसे पता चलता है फेरोसिन का, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए फेरोसिन में जो है दो लिगेंड होते हैं जिनका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइल, जिसको हम शॉर्ट में बच्चों सीपी भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखें होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ये पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं। इसका वर्डवाइज कर देते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है। या इसको कुछ लोग, चूंकि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 5 रिंग 5 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इस तरह के लिगेंड को दिखाने का ये भी एक तरीका होता है। थीटा पे पावर 5 लिखते हैं और C5H5 का वर्डवाइज लिखते हैं, तो इसको हैप्टिसिटी बोलते हैं बच्चों। या इसी को आप जानते होंगे कि लिगेंड फॉर्म शॉर्ट हैंड नोटेशन भी देते हैं, इसको सीपी बोला जाता है, ऐसे करके भी लिखा जाता है। एक्चुअली बच्चों ये फेरोसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसी का ये स्टेगर्ड फॉर्म है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि C5H5 जो है इसमें दो है, तो ये दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है। तो बच्चों ये अभी स्टेगर्ड ओरिएंटेशन है, वो इसलिए स्टेगर्ड ओरिएंटेशन है क्योंकि हम देखिए इसका एक बैक वाला जो फेस बच्चों की डार्क नहीं लिखा है, ये डैश करके लिखा है। मतलब आप ऐसा सोचिए, ये जो फेरोसिन होता है बच्चों वो सैंडविच जैसा होता है, इसको बोला जाता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। तो आप ऐसा सोचिए कि ये जो आपका 5 एटम का रिंग है बच्चों, वो आपका एक 5 एटम का रिंग जो है वो इस तरीके से होता है। ये भी हम वही बात कर रहे हैं, ड्रॉवर सिस्टम के फॉर्म है। मतलब ये जो 5 एटम वाला रिंग है बच्चों, वो आपको जो बोर्ड पर आपको ऐसा दिख रहा होगा ना, ऐसे ओरिजिनल ये वर्टिकल प्लेन वो ऐसा नहीं है, ये बच्चों यहाँ से क्या है, ये ऐसे है ना, ये इस तरीके से आएगा। तो हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये किस व्यू में आएगा, इसका व्यू लेने की कोशिश करें बच्चों, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये वाला फेस जो होगा बच्चों हमारा वो वापस फिर से डार्क फेस है। ये क्या है बच्चों, हमारा फेरोसिन का डार्क फेस है। डार्क फेस का मतलब आप समझते हैं कि ये ड्रॉवर सिस्टम में रखा गया होगा। मतलब ये जो पोर्शन पूरा है बच्चों वो बोर्ड से ऊपर है, मतलब बोर्ड पर है ही नहीं, वो यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा समझिए कि एक आप बुक ला करके अगर यहाँ पर ऐसे सेट कर देते हैं ड्रॉवर सिस्टम में, बाहर निकलता हुआ रिंग इसका ये पोर्शन अंदर गया होगा। सेम तरह से आप देखें तो फिर ये वाला पोर्शन इसका बच्चों क्या है, डार्क मोड में है ना। ये वाला फेस जो है वो डार्क है, ये दिखाए या ना दिखाए उससे आपको मतलब नहीं है, आपको समझना यही होगा, स्टेगर्ड फॉर्म का मतलब यही होगा। और वो बच्चों फिर से क्या है, डैश फॉर्म में। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि ये वाला रिंग जो बच्चों प्लेन से ऊपर जा रहा है, ऐसे करके सोचिए, और ये वाला बच्चों ऐसे सोचिए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो पेंटागन रिंग है। कितना है बच्चों, दो पेंटागन रिंग है और एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए हुए, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए हुए। तो आप सोचिए कि ऊपर वाला पेंटागन रिंग है और इसी के ऊपर एक मान लीजिए नीचे ये पेंटागन रिंग है, ये इसके ऊपर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जैसे आप दो ट्रायंगल को बनाते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल आप ऐसा रखते हैं जिसका दो वर्टेक्स जो है वो नीचे है, एक वर्टेक्स ऊपर है। इसी के ऊपर क्या करते हैं, आप ऐसा प्लेस कर देते हैं कि दो वर्टेक्स ऊपर कर देते हैं, एक वर्टेक्स क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, इसको स्टार बनाते हैं। सेम तरह से बच्चों ये दोनों रखा गया। आप अगर सोचेंगे तो ये भी आपको वैसा ही दिखना चाहिए कि ये कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में रखा गया है। ये सही नहीं बना, मतलब आप बात को समझ लें कि ये जो बनाया हुआ है बच्चों को इसी तरीके से आप सोचेंगे थोड़ा 3D में, तो आपको ये ऑब्जर्व हो पाएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब आपको हम अगर दिखाना चाहें तो सोचिए ये ऐसा है, 5 एटम का एक रिंग ऐसा रखा हुआ है, तो जस्ट इसके ऊपर से एक और 5 एटम का रिंग लाइए, लेकिन इस रिंग का जो ओरिएंटेशन है ना, और इस रिंग का ओरिएंटेशन वो एक जैसा नहीं है, ये ऐसे है घुमा हुआ। ये हाथ जो है मेरा ऊपर वाला, ये ऐसा सोचिए है ना, तो एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। आप इस तरीके से इमेजिन करिए, बीच में आयरन है बच्चों, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर
प्लेस किए हुए रहते हैं, बीच में आयरन का होता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक्चुअल इसका व्यू है। और हम आपको यही सिखाते हैं हर बार कि जब तक आप 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व ना कर ले तब तक किसी भी तरह का सिमेट्री देखने से बचे। इसीलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि क्या सही मायने में हम फेरोसीन के स्टेगर्ड फॉर्म को 3 डायमेंशनली विजुलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद आप देख पा रहे हो कि हम क्लियर कट 3D व्यू ले चुके हैं इसका। और एक चीज आपको अगर फेरोसीन के अंदर देखना बच्चों, तो आप सोचिए कि यहाँ पर आयरन एटम रखा हुआ, यहाँ पर एक 5 एटम का रिंग रखा हुआ। ये जो रिंग रखा हुआ बच्चों वो कुछ ऐसा है। अब देखिए मंदिर जैसा ही होता है ना, पॉइंटेड होता है, बाकी ये 2 और 2 ऐसा स्क्वायर जैसा उसके आगे निकला हुआ। तो सोचिए यहाँ पर जो नीचे वाला रिंग है बच्चों वो ऐसा ही बना रखे। देखिए एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर आया, फिर यहाँ से सीधा ले आइए और यहाँ से इसे ले आइए। तो ये नीचे वाला रिंग जो 3D है बच्चों, अगर इसको हम दिखाएं यहाँ पर तो सोचिए ऐसा ही फेरोसीन का मॉलिक्यूल होता है। एक आपको 5 एटम का रिंग ऐसे बना लिया, यहाँ मंदिर जैसा हो गया, पॉइंट ले लिए, यहाँ से पहले ऐसे आइए, फिर ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे आ जाइए, ये एक हो गया। फिर सोचिए इसी में बीच में आयरन रखा हुआ, इसके ऊपर फिर से 5 एटम का रिंग आपको प्लेस करना है। लेकिन वो रिंग कैसे प्लेस करेंगे तो उसका हम ये पोर्शन यहाँ दिखा है बच्चों, स्क्वायर वाला पोर्शन आपके सामने दिखा है, फिर ऐसे आए और फिर ऐसे करके मंदिर जैसा आ गया। तो देखिए दूसरे के उल्टा हो गया रिंग, यहाँ पर 5 एटम का रिंग का फ्रंट फेस एक तरह से आगे था और यहाँ पर 5 एटम का रिंग का फ्रंट फेस क्या हो गया, बैक हो गया। क्योंकि ये पॉइंट वाला जो है वो यहाँ पर है, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया और बीच में आयरन है बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसमें देखना चाहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने तरह का है। तो हम आपको पिछले वीडियो में भी यही समझा रहे थे बच्चों कि आप शुरुआत हमेशा C2 से करें, C3 से करें, C4 से करें, C5 देखें, C6 देखें। मैक्सिमम हमारा यहाँ तक में ही काम हो जाता है। क्योंकि अब जैसे जैसे ये ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे एंगल क्या हो जाएगा बच्चों और घटता चला जाएगा। तो स्मॉल एंगल से कभी भी रोटेट करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनते, इसलिए ज्यादातर मॉलिक्यूल में हमें C6 तक ही जाने होते हैं। इतना से हमारा काम चल जाता है। देखिए C2 देखना है तो C2 बच्चों इसमें देखने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइड में C2 खोजिए पहले, क्योंकि वही तो 2 रिंग है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया गया है। तो अगर हम C2 की बात करते हैं तो देखिए साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइड की बात कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। डबल बॉन्ड आपको पता है कि सर्कल में होगा तो सिमेट्रिकल है ही, तो आप ऐसे ही मानकर चलिए, ऐसे हम इसको बना ही देते हैं। ये मान लीजिए ये तो सिमेट्रिकल हो गया, नेगेटिव चार्ज पूरा ऐसे। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो कोई भी एक सेंटर आप देख लीजिए और उसके बीच में देखिए एक सेंटर और सामने वाला जो भी आप सेंटर लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उससे अगर आप एक एक्सिस पास कर देते हैं और इस पे अगर आप घुमाते हैं इसको 160 180 डिग्री से तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये वाला कार्बन यहाँ जाएगा, ये वाला ग्रुप कैसे चला जाएगा आप सोचिए ऐसा है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं। यहाँ जो भी हाइड्रोजन बाहर के फॉर्म में होगा, ये जो भी हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बच्चों वो इधर आएगा और यहाँ वाला हाइड्रोजन फिर अंदर जाएगा, ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, ये कार्बन वहाँ, ये यहाँ और ये तो बच्चों यहीं पर घूमता रहेगा। तो सोचिए अगर एक पॉइंट और उसके अपोजिट वाला 2 कार्बन, ये कार्बन बॉन्ड से पास कर रहा है एक्सिस, तो ऐसा सिचुएशन तो बाकी कार्बन के साथ भी है। अब गौर से देखिए कि ये ऐसा भी जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये ऐसा भी जाएगा और अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऐसा भी जाएगा। तो एक हिसाब से हम लोग अगर देख रहे हैं बच्चों तो हर कार्बन और उसके अपोजिट जो बॉन्ड है उससे एक C2 एक्सिस पास कर रहा है, ये C2 एक्सिस हो गया बच्चों हमारा। तो एक हिसाब से देखिए तो 5 पॉइंट है और 5 को यहाँ पर C2 आ जाएगा, तो एक C2 तो यहाँ पर हमको मिल गया, इसके अंदर 5 को C2 भी पक्का रहा होगा। अगर इसमें है बच्चों तो इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि यही रिंग एक दूसरे पास का ओवरलैप किया हुआ है। तो वो जो C2 पास करेगा अंतर ये होगा कि अब बीच में आपको आयरन मिल जाएगा और इसके ऊपर से एक और रिंग रहेगा, तो भी हम लोग बच्चों उसी तरीके से पार करवा देंगे। तो 5 बार अगर इसको घुमाइएगा, अगर इसको घुमाने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, C2 एक्सिस मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ भी देख रहे होंगे तो यहाँ भी आपको C2 एक्सिस मिलेगा और
और दूसरी बात कि इसके अंदर जो बच्चों एक है 5 एटम का रिंग अगर है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर आप जाते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस इस पार से उस पार ले जाते हैं, तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम होता है C5। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग यहाँ C5 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हायर ऑर्डर का है। जो हायर ऑर्डर का होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हमें कैसे पता चला C5 है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, C5 होने का मतलब ये होता है कि आप कितना बार घुमाते हैं ताकि वो सेम अपीयरेंस वाला मॉलिक्यूल या एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल आ जाए। तो अब देखिए, इसको अगर हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, तो अब सोचिए कि एक बार इसको घुमाते जाइए। यहाँ कितना घुमाए, बस इतना ही हम घुमाए ताकि ये वाला चीज यहाँ चला जाए, ये वाला चीज यहाँ, ये वाला चीज यहाँ, ये वाला चीज यहाँ। अब सोचिए ऐसे ऐसे कितना बार घुमाएंगे कि फिर से वापस ये वर्ड यहीं पर आ जाए। ठीक है, तो आपको लगेगा कि 5 बार घुमाना पड़ रहा। तो जितने बार घुमाने पर किसी भी एंगल से आप घुमा रहे, एंगल उससे मतलब नहीं रख रहा, किसी भी एंगल से आप घुमाते हैं, हमको नहीं मालूम एंगल कितना है, वो एंगल हम बाद में निकालेंगे। हमको पहले ये सोचना है कि कितने बार इसको घुमाए ताकि हमको फिर से वापस ऐसा ही एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, सेम टू सेम मिलना चाहिए, मतलब इसी पॉइंट पर ये आना चाहिए। तो अगर आप घुमा के देखें, एक बार अगर हम घुमाए बच्चों कि ये यहाँ चला जाएगा, तो अगर हम इसको इस तरीके से देख लें, तो अब देखिए एक बार अगर हम यहाँ पर घुमाए ना, तो अब 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और फिर 5 यहाँ आ गया। सेम तरह से आप घुमाते चले जाइए, तो कितने बार में हम देखिएगा कि आपको वो स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखिए यहाँ से एक बार और घुमाएंगे, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। फिर से अगर आप एक बार और घुमाते हैं इस तरीके से, देखिए 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, फिर 5 यहाँ गया, फिर 2 यहाँ गया। फिर अगर आप एक बार घुमाते हैं, देखिए 1 घूम गया, 2 घूम गया, 3 घूम गया। अगर एक बार और आप घुमा दीजिए तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, मे बी ये यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 1 वहां गया, 4 यहाँ गया, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। एक बार और आप अगर घुमा देते हैं तो देखिए 1 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, फिर 3 यहाँ गया, फिर 5 यहाँ गया, फिर 2 यहाँ गया। अब देखिए इसको देखिए सेम हो गया ना। तो एक्चुअल बच्चों जो मीनिंग होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, वो मीनिंग यही होता है, लेकिन आपको घुमाना उतना ही है जितना कि हर बार इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आए। जैसे देखिए ये और ये इक्विवेलेंट माना जाएगा, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब ये है कि हर बार यहाँ 1 वाला ही कार्बन चाहिए। हाँ, इक्विवेलेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर बार आपको एक कार्बन मिल ही जा रहा है। तो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ना बच्चों किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, वो मीनिंग यही होता है कि आप चाहे कितना भी एंगल से घुमाए, मान लीजिए हम इतना एंगल से घुमाते हैं, ये वाला सिर्फ एंगल से हम घुमाते हैं, अगर ये वाला एंगल से हम घुमाते हैं तो देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये वाला एंगल से घुमाएंगे तो यहाँ C2 आएगा, तो लगभग ये पॉइंट पर कुछ C1 हो जाएगा। तो मेरे समझ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आ गया आपका C2 और यहाँ आ गया C1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका C5। तो देखकर ही लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर रोटेट हो चुका है, किसी एंगल से रोटेट कर चुका है। तो ये तो हमारे किसी काम का रोटेशन नहीं है। तो आपको इतना एंगल से घुमाना है ताकि हर बार अपीयरेंस एक जैसा है, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बने। लेकिन वही स्ट्रक्चर कितना बार घुमाने के बाद आ रहा है, तब वो होगा बच्चों आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसका ऑर्डर 5 3 4 ऐसे होगा। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो हम आपको बताते हैं कि हम ये एंगल कैसे निकालें। हमको पता नहीं चल रहा कि आखिर हम कितना एंगल से घुमाएं इसमें डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक ऐसे एंगल से घुमाते हैं या इतना घुमाते हैं ताकि हमको लगे कि अपीयरेंस सेम हो। तो हमको लगा यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो हमारा अपीयरेंस सेम होगा। तो हम अब देखिए n कैसे निकालते हैं। n जो होता है बच्चों होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। n का जो वैल्यू निकाला गया 360 डिवाइडेड बाय थीटा से निकाला गया। अब देखिए हमको ये n पता चल चुका है, हम कितना बार इसको रोटेट किए हैं, तब जाके एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर
देखिए कितना बार रोटेट किया, यहाँ से यहाँ एक बार हुआ, यहाँ से यहाँ दो बार हुआ, यहाँ से यहाँ तीन बार हुआ, यहाँ से यहाँ चार बार हुआ, यहाँ से यहाँ पांच बार हुआ। तो चार बार रोटेट करने पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा था, लेकिन जब हम पांचवा बार रोटेट किए तो एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आ गया। इसीलिए बच्चों n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। और जब n का वैल्यू 5 हो गया तब हम यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब कितना हो गया, ये 72 डिग्री हुआ। इसका ये मतलब होगा बच्चों कि C5 का मीनिंग ये हुआ कि इसको जब हम प्लेन में 5 बार घुमाएंगे तब जाके दोबारा हमको यही मॉलिक्यूल मिलेगा। तो एक्चुअल जो मीनिंग होता है बच्चों C5 का या C2 का, आप कहते हैं क्या इसके अंदर C2 है, तो इसके अंदर C2 होने का क्या मीनिंग है? C2 होने का मीनिंग ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको ये दिखा दिए और हम आपको बता भी दिए कि देखो यहाँ से यहाँ तक C2 है, तो C2 होने का क्या मीनिंग है? तो C2 होने का मीनिंग ये है कि इस वाले मॉलिक्यूल को इस एक्सिस पर ही घुमाना है। क्यों घुमाना है इस एक्सिस पे? पहली बात कि जब उस एक्सिस पर हम घुमाएंगे तो अपीयरेंस हमारा सेम रहेगा, मतलब हर बार इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा, और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आना बच्चों जरूरी है ना। तो आप वैसा एक्सिस ढूंढे और वो उतना एंगल ढूंढे, एंगल का वैल्यू आपको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन बनाइए कि हम कितना उसको टर्न करेंगे, ठीक है, ताकि अपीयरेंस सेम होना चाहिए। एक्सिस वैसा ढूंढिए, एंगल उतना घुमाइए कि अपीयरेंस सेम हो, है ना। हम चाहते हैं यहाँ पर तो इतना एंगल भी घुमा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं घुमाएगा, क्योंकि अपीयरेंस ही बिल्कुल बदल जाएगा, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक सोचे। अब ये एंगल एग्जैक्ट कितना हमें नहीं मालूम है, बस हम उतना हर बार घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, तब तक घुमाते जाएंगे जब तक कि हमको वापस वही मॉलिक्यूल ना मिले, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल ना मिले। और जितना बार घुमाने के बाद मिलेगा वो वैल्यू हमारा n होगा, और n का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अपने आप मिल जाएगा थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको बोलते हैं ये C2 है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस पर हम इसको 2 बार घुमाएंगे ना, तब जाके वो स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब सोचिए यहाँ से अगर एक बार आप टर्न करते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से अगर इसको एक बार टर्न करते हैं तो क्या आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा या एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर मिलेगा? आप ही बताएं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इक्विवेलेंट मिलेगा। इक्विवेलेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 तो यहाँ रह गया, ये 3 वाला 4 पे आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और 4 वाला 3 के जगह पे पहुंच गया, 2 वाला 1 पर पहुंच गया, और ये 5 यहाँ पहुंच गया। अब बताइए ये और ये इक्विवेलेंट है लेकिन सेम नहीं है, इसीलिए हम अभी इसको एक बार और घुमाएंगे सेम टू सेम एक्सिस पर। तो एक बार और उतना ही घुमाते हैं जितना हम लोग जानते हैं, हमको नहीं मालूम ये एंगल क्या है। तो अगर हम एग्जैक्टली उतना ही घुमा दे बच्चों, तो देखिए आपको ये वाला मिल जाएगा फिर से। अगर आप मिल जाए फिर ये 2 वापस वहां चला जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ, 1 यहाँ। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको इस लाइन पर हम 2 बार घुमा रहे हैं। तो 2 बार घुमा मतलब n बराबर 360 बटा थीटा। तो ये 2 आ गया बच्चों, तो 360 बटा थीटा, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको C2। इसका मतलब C2 का ये मतलब होता है कि ये बता रहा कि इस एक्सिस पर आप 2 बार इसको घुमाएंगे तब जाके एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल मिलेगा। तो अब समझिए C3 का क्या मतलब होगा बच्चों? C3 का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सिस जिस एक्सिस पर हम मॉलिक्यूल को 3 बार घुमाएं, 3 बार घुमाएं, एंगल कितना हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन 3 बार हम घुमाएंगे तब जाकर वापस हमको वही फिर से एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल मिल जाए, तब हम कहते हैं उसको C3 है। और ऑब्वियस है वो एंगल जो आएगा बच्चों अपने आप 120 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है बच्चों, इसके अंदर जो है ना फेरोसीन के अंदर वो आपको मिलेगा 5 C2 और 1 मिलेगा C5। तो टोटल इसके अंदर बच्चों यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अब जाते जाते मेरे को ट्रिक बता देते हैं, इसको बच्चों होता है प्रिंसिपल एक्सिस,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर C2 भी है, C3 भी है, C4 भी है, C5 भी है, तो जो आपका हायर ऑर्डर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री आता है बच्चों, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसीलिए चूंकि अभी हमारे पास C2 और C5 आया है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जितना ऑर्डर होगा उतना ही संख्या में C2 उसमें जरूर प्रेजेंट होगा। ये एक आपको ट्रिक बता रहे हैं C2 निकालने का, संख्या निकालने का। ठीक है, C2 अगर आप देख भी लिए, लेकिन कितना C2 है अगर नहीं मालूम तो याद रखिए C5 जो है उसके परपेंडिकुलर में उतना ही क्या होगा, C2 होगा। ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है बच्चों, बशर्ते मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल अगर है तो फिर से आपको ये, आई होप आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग और आगे देखेंगे फिर कभी, लेकिन ये जो अभी आपको बताएं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट रहता है, उनको पता ही नहीं चलता कि मॉलिक्यूल को घुमाए कितना से, है ना। तो आप कितना भी एंगल से घुमाएं, लेकिन याद रहे आप एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ करें, उतना एंगल लें जितना में हर बार मॉलिक्यूल का सेम अपीयरेंस आ रहा। अगर अपीयरेंस ही बदल रहा उस एंगल पर तो फिर वो एंगल हमारे किसी काम का नहीं है। तो सेम अपीयरेंस आना चाहिए, तो वैसा एक लाइन ढूंढिए जिसके ऊपर मॉलिक्यूल रोटेट करे। ठीक है, और उतना एंगल ढूंढिए जिसमें अपीयरेंस नहीं बदलना चाहिए, और फिर घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए। जितना बार घुमाने पर एग्जैक्टली वही एटम जहां जहां था वहां आ जाए तो समझ जाइए वही उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, आई होप कम से कम फिलोसिन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।